अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब मैं तुम्हें कुछ रहनुमा असूल बताऊंगा। तुम में से कोई बता सकता है कि मैं सबसे ज्यादा किस आदमी से डरता हूँ? शकीला ने हाथ बुलंद किया और इब्लीस की इजाजत के बाद बोली, उस मौहद से जो अल्लाह की इबादत करता है। नहीं, इब्लीस ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, वो इबादत गुजार तो बहुत ही आसान हदफ होता है जो दिखावे की इबादत करता है। दूसरे आम इबादत गुजार अपनी इबादत पर घमंड और तकब्बर बहुत करते हैं, उन्हें भटकाना भी मुश्किल नहीं होता। और जो सही महीनों पर इबादत करते हैं उन पर मैं वक्त ज़ाया नहीं करता। शिकस्त खाना मुझे पसंद नहीं है। तो फिर आप बताइए, मैं उस गुनहगार से खौफ खाता हूँ जो कभी दानिस्ता और कभी बेखबरी में बड़ी खामोशी से यूं कोई नेकी कर गुजरता है कि किसी को भी पता नहीं चलता। बात औकात उसे भी पता नहीं चलता कि जिसके साथ नेकी की गई हो। वो क्यों यार अगलसी? इसलिए कि गुनाहगार अगर सरापा आर्जी और इनकसार हो तो उसे अल्लाह की पूरी तवज्जो हासिल होती है। फिर नेकी में अखलास भी हो तो वो और ज्यादा खतरनाक है। अल्लाह को आर्जी और इनकसार बहुत पसंद है और मैं ऐसे लोगों से बहुत डरता हूँ। अब जबकि तुम लोगों को फील्ड वर्क करना है तो मैं तुम्हें एक गुर की बात बता दूं। अपने शिकार को चारा डालने से पहले उन्हें खूब अच्छी तरह से देखो और परखो, उनकी कमजोरियों को भांपो और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी को चारा बनाओ। तुम्हें यह सहूलत है कि तुम जो रूप चाहो इख्तियार कर सकते हो। किसी इबादत गुजार के सामने एहतियात करो वरना एक लाहौल वाला तुम्हारे पांव उखाड़ देगी। इबादत गुजार के लिए दो तरगीबें बहुत मुअस्सिर हैं, दौलत और औरत। बेहतर है कि उनके सामने औरत के रूप में जाओ। खुशामद का लहजा सबसे अच्छा लहजा है। कोशिश करो कि इबादत गुजार में गरूर इबादत पैदा करो, फिर काम बहुत आसान हो जाएगा। गुनहगार का मामला अलबत्ता मुख्तलिफ है। जो शख्स सरतापा गुनाहों में गर्क है और उसे नदामत भी नहीं, दिल उसका पूरी तरह स्याह हो चुका है, हमें उसकी रूह की जरूरत ही नहीं। वो तो जैसे हम ही में से है। हम उसे गुनाहगार पर तवज्जो करते हैं जो एहसास गुनाह और एहसास नदामत का मारा होता है, आर्जी और इनकसारी से माला माल होता है, लोगों के काम आता है, एजा रसानी से बचता है, हकूक और इबाद अदा करने की पूरी कोशिश करता है। हम उसकी रूह खरीदने की कोशिश करते हैं। वो क्यों योर एक्सीलेंसी? एक तालिबे शैतानियत ने पूछा। इसलिए कि उसे किसी भी वक्त अल्लाह की हदायत मिल सकती है। ऐसे लोग बहुत दुश्वार साबित होते हैं, उन्हें बड़ी नजाकत से हैंडल करना पड़ता है। अब मैं तुम लोगों को एक फाइल दूंगा जिसमें तुम्हारे शिकार के मुतल्लक तमाम तफसीलात मौजूद हैं। अब तुम में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। शकीला उठ खड़ी हुई। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारी कारकर्दगी कैसी है। इब्लीस चंद लम्हे सोचता रहा और फिर बोला, कुछ ज्यादा अच्छी नहीं। मुझे सबसे बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब मैंने आदम और हवा को जन्नत से निकलवाया। उसके बाद से अब तक कोई इतनी बड़ी कामयाबी हमें नहीं मिली। हालांकि गुनाहगारों की तादाद बढ़ती ही चली जा रही है, ये दुरुस्त है, लेकिन नेकी और नेक लोग भी जिंदा हैं और मजबूती से कदम जमाए खड़े हैं। बुराई का सही फरोग होता तो अब तक दुनिया पर अल्लाह का कहर नाज़िल हो चुका होता। लेकिन सच ये है कि हम साजगार हालात में भी नेकी को खत्म करने में कामयाब नहीं हुए। इस बार बातिल उठ खड़ा हुआ। आप पर कभी बुरा वक्त आया? हाँ, पहली बार उस वक्त जब मैं लानत का तोक गले में डाल लेकर जन्नत से निकाला गया। वो मेरी बदतरीन तौहीन थी। दूसरा वक्त मुझ पर हर साल एक बार आता है जब हज के मौका पर मैं गिरफ्तार किया जाता हूँ और हज करने वाले कंकरियां मारते हैं। वो कंकरियां आपका क्या बिगाड़ सकती हैं? बेवकूफ, मेरी बात तो पूरी होने दो। बुरा वक्त वो होता है जब कंकरियां मारने वाला कोई अपना हो। उसकी मारी हुई हर कंकरी से मैं यूं बिलबिला उठता हूँ जैसे मुझे तोप का गोला मारा गया हो। अपने से क्या मुराद है आपकी? वो शख्स जिस पर मैंने मेहनत की हो और वो जो बहुत बुरा हो। उसके बाद इब्लीस उन सब में फाइलें तकसीम कर दी और उसका एडवांस्ड कोर्स मुकम्मल हो चुका था। जिस बुड्ढे की निशानदही शमशाद और उसके साथियों ने की थी वो नहीं पकड़ा जा सका।
सुलेमान ने अखबार एक तरफ रखते हुए कहा, पुलिस ने उस मकान पर छापा मारा जहां वो रहता था, मगर वो मकान वीरान पड़ा था। हालांकि सारा फसाद उसी का फैला हुआ था। रिजवान ने कहा, पुलिस उस असला फरोश को भी नहीं पकड़ सकी जिसने उन्हें असला फराहम किया था। अदनान बोला, चालाक और मुनज्जम लोग आग लगाने के बाद रुकते कहाँ हैं? सुलेमान ने तबसरा किया। उन्होंने गुमनाम फूल कान के जरिए पुलिस को मुश्तबा लड़कों के मुतल्लिक बताया था। पुलिस ने फौरी एक्शन लिया और तमाम लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। लड़कों ने सिर्फ एक बार वारदात का एतराफ किया था और वो भी मस्जिद की कोई कार्रवाई नहीं थी। उनका कहना था कि मस्जिद पर गोली चलाने को उनका दिल नहीं माना था। पुलिस ने बेपनाह तशद्दुद के बावजूद इससे ज्यादा उनसे कोई नहीं उगलवा सकी थी। उन्होंने बूढ़े बाबा और असला फरोश के मुतल्लिक भी बताया था। उनका कहना था कि बाकी कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की और कुछ नहीं किया। उस पर भी वो शर्मिंदा हैं। रिजवान बहुत डरा हुआ था। उस दिन के बाद से उसे ना वो अपने घर गया था और ना दफ्तर। छुट्टी के वक्त दरख्वास्त सुलेमान ने दफ्तर पहुंचा दी थी। अदनान उस दिन से सुलेमान ही के फ्लैट में रह रहा था। दोनों दोस्त सहमे हुए रिजवान की दिलजोई कर रहे थे। अच्छा रिजवान, अब हम चलते हैं, सुलेमान ने कहा। बाहर ताला लगा जाओ, रिजवान बोला। सुलेमान ने अजीब सी नजरों से उसे देखा। अब उसकी क्या जरूरत है यार, बस दस्तक हो तो दरवाजा ना खोलना, दरवाजे के सुराख से देख लेना कि कौन है। नहीं भाई, तुम बाहर ताला लगा कर ही जाओ, तुम्हें बाहर निकलने की जरूरत भी पड़ सकती है, अदनान ने कहा। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तुम हो कि इन लोगों से खौफजदा हो जो थाने में बंद है, और एक वो अक्सरियत है जो जानते हैं कि मस्जिद पर फायरिंग हो सकती है, फिर भी जमात नहीं छोड़ते। सुलेमान ने मुलामत भरे लहजे में कहा, जानते हो मस्जिदें अब भी नमाजियों से भरी हुई हैं। तुम मलामत करने वाले कौन हो? रिजवान बफर गया। रमजान में सुबह का नाश्ता करके दफ्तर जाते हो, एक रोजा नहीं रखा, एक नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं हुई तुम्हें, और बातें दीनदारों की सी करते हो। सुलेमान शर्मिंदा हो गया। ठीक कहते हो, वाकई मुझे मुलामत का कोई हक नहीं, मैं शर्मिंदा हूँ, माफ कर दो यार। मैं तो सिर्फ तुम्हारे ख्याल से कह रहा था कि तुम पांचों वक्त जमात से नमाज पढ़ने वाले आदमी हो। घर में नमाज पढ़ना तुम पर बोझ हो रहा होगा, फिर भी मैं माफी चाहता हूँ। वैसे लोगों का ये जज्बा बड़ा हौसला अफजा है, दनान ने कहा। ऐसे लोग 2% भी नहीं होंगे जिन्होंने मस्जिद में जाना छोड़ दिया। खत्म करो इस तस्करे को, रिजवान ने चिड़चिड़ेपन से कहा। वो दोनों बाहर के दरवाजे को ताला लगाकर चले गए। रिजवान ने जाकर दरवाजे के शीशे की आंख से झांका। चंद लम्हे वो देखता रहा और फिर वापस चला गया। उसने वदू किया और फिर कुरान करीम की तिलावत करने बैठ गया। लेकिन इन दिनों अजीब हाल था, नमाज भी वो बस जैसे तैसे पढ़ लेता था। कुरान शरीफ की तिलावत में भी उसका दिल नहीं लगता था। मुश्किल से उसने एक पाव पढ़ा और फिर सोचने बैठ गया। उसे हैरत हुई कि उसके खौफ की कोई समझ ही नहीं सकता। उसे यकीन था कि इस गिरोह के सारे लड़के अभी गिरफ्तार नहीं हुए होंगे। पहले छापे के बाद जो बचे होंगे वो रूपोश हो गए होंगे और सब जानते होंगे कि पुलिस को इतला उसी ने दी है, लिहाजा उसके खौफ के खून के प्यासे हो रहे होंगे। अचानक उसे ख्याल आया कि उसके रूपोश होने के नतीजे में उन लोगों को यकीन और ना पुख्ता हो गया होगा। वो सोचेंगे कि अगर उसके दिल में चोर ना होता तो वो यूं छुपता क्यों। सवाल ये था कि कब तक छुपता फिरेगा, क्या पूरी जिंदगी? ये तो मुमकिन नहीं, फिर क्या होगा? इस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे सुलेमान पर गुस्सा आया, फिर उसे शदीद नफरत महसूस हुई। वो मुसीबत में था, लेकिन जब तक लड़के आजाद थे मामला इतना संगीन नहीं था। लेकिन सुलेमान ने तो बिल्कुल ही मरवा दिया। उसने वो कुछ किया जो कि बदतरीन दुश्मन ही कर सकता था। वो इस गुस्से और नफरत में भटकता रहा और बिल आखिर उसे नींद आ गई। दरवाजे में चाबी लगाए जाने की आवाज से वो चौंका। वो दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ा और शीशे के सुराख से झांका। उसका दिल तूफानी रफ्तार से धड़क रहा था। बाहर सुलेमान और अदनान को देखकर उसने सुकून की सांस ली और थके थके कदमों से वापस आ गया। वो दोनों अफ्तारी का सामान लाए थे। सुलेमान आते ही कुछ किचन में मसरूफ हो गया था। काम ही इतने थे, अब फ्रूट चाट बनाना थी, फिर पकौड़े तलने थे और रात के खाने और सहरी के लिए भी सालन पकाना था। ये सब कुछ उसे अकेले ही करना था। अदनान इस मामले में बिल्कुल कोरा था। उसके ख्याल में इतनी मेहनत करने से बेहतर था कि बाजार से सब कुछ ले आए। कौन सी ऐसी चीज है जो बाजार में नहीं मिलती? सुलेमान पकौड़ों के लिए बेसन तैयार कर रहा था कि अदनान किचन में आ गया। यार, तुम्हें तो वाकई शादी की जरूरत नहीं,
हर एतबार से खुद कफील हो, उसने सुलेमान को छेड़ा। हर शख्स को होना चाहिए, सुलेमान ने कहा। मेरे ख्याल में तो बेकार की मेहनत है, सब कुछ बाजार में मिल जाता है, मगर ये जायका तो नहीं होता, बाजार में घटिया चीजें मिलती हैं। हाँ, ये बात तो है, अदनान ने इतराफ़ किया, और मैं हमेशा नहीं, कभी कभी पकाता हूँ। आजकल तो मैं दो रोजेदारों की वजह से ये मुशक्कत कर रहा हूँ। खुद रोजा नहीं रखता तो कम से कम तुम्हें ढंग से अफ्तार ही करा दूं। तुम भी खूब हो यार, खुद नेकी नहीं करते, नेकी करने वालों की खिदमत करते हो। रोजा नहीं रखते, रोजेदारों के लिए हांडी चूल्हा करते हो। खुद नमाज नहीं पढ़ते, नमाजियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान खतरे में डालते हो। अदनान बोला, तुम्हें क्या फ़ायदा? बस यार, यही एक मामला तो है जिसमें नफ़ा नुकसान का ख्याल नहीं करता। अदनान कमरे में चला गया। रिजवान के पास, और क्या हो रहा है दोस्त? बस कैद में हूँ, तुम सुनाओ, दफ्तर का क्या हाल है? वही हाल है पुराने वाला। सुलेमान ने कोई नई शर्त लगाई। रमज़ान में वो शर्त कहाँ लगाता है? और उस लड़की का क्या बना? वही फरजाना। यार, इस मामले में सुलेमान की बात ठीक निकली, लड़की खराब नहीं थी। सुलेमान अकेले घर में उससे मिलने गया, मगर फरजाना ने हाथ नहीं रखने दिया। कहने लगी, मैं तुमसे मोहब्बत करती और शादी करना चाहती हूँ। वाकई कमाल है, रिजवान ने हैरत से कहा। उसकी हरकतें तो खराब लड़कियों वाली थी, मगर सुलेमान ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। तो अब सुलेमान का क्या रद्द अमल है? तुम जानते हो, ऐसी लड़कियों से तो वो परे भागता है। खराब लड़कियां मिलती रहती हैं तो अच्छी लड़कियों की कदर क्यों करे? रिजवान ने जहरीले लहजे में कहा। और बदकार आदमी तो अच्छाई से भागता है। शैतान शादी के तसव्वुर से भी नाखुश होता है, नफरत करता है। अदनान ने शाकी नजरों से उसे देखा। यार, वो हमारा अच्छा दोस्त है, तुम्हें उसके मुतल्लिक ऐसे नहीं कहना चाहिए। मैं सच्चा खरा आदमी हूँ, दोस्ती अपनी जगह। बदकार को बदकार और शैतान को शैतान ही कहेगा। दुरुस्त होने के नाते तुम्हें अल्लाह से उसकी हदायत के लिए हदायत मांगनी चाहिए, और वह सुधरने वाला नहीं। फिर भी यार, वो बहुत अच्छा इंसान और बहुत अच्छा दोस्त है, मगर इस बुनियाद पर जहन्नम से नहीं बढ़ सकता। अदनान उसे याद दिलाना चाहता था कि जिस हाल में सुलेमान ने उसे पनाह दी थी, कोई भी नहीं दे सकता था, और फिर वो कितने खलूस से वो उनके लिए अफ्तारी बनाने में मसरूफ है। अगर रिजवान को उसकी बदकारी और गुनहगारी की इतनी ही बुरी लगती है, तो उसे चाहिए कि वो कोई और घर देखे और ऐसे गुनहगार से दोस्ती भी ना रखे। मगर उसने ये सब कुछ नहीं कहा। वो रिजवान के दिल आज़ारी नहीं करना चाहता था। उसने गुफ्तगू का मौजू ही बदल दिया। उन्होंने अफ्तार किया। तरावी के वक़्त वो दोनों रिजवान को फ्लैट में बंद करके निकल आए। एक को तरावी पढ़ना था और दूसरे को मस्जिद और नमाजियों की हिफाजत करना थी। रास्ते में सुलेमान ने कहा, यार, ऐसा तो भारत में भी नहीं होता, कितने शर्म की बात है। वाकई है तो, लेकिन हम लोगों को शर्म कब आती है? नमाज के बाद वापस आते हुए अदनान ने सुलेमान से कहा, रिजवान तुमसे बड़ा चिड़ा हुआ है। हाँ, वो समझता है कि मैंने उसे मुसीबत में फंसा दिया। नहीं यार, वो तुझे बहुत बुरा समझता है। कभी कभी तो लगता है कि नफरत करता है तुझसे। उसमें शिकायत की क्या बात है, मेरे अमाल ही ऐसे हैं। फिर भी यार, किसी को ये हक नहीं। छोड़ो यार, उसकी गाली भी मुझे बुरी नहीं लगती, सुलेमान ने मोहब्बत से कहा। अब उसे समझा बुझाकर नॉर्मल करो, ईद में 3 दिन रह गए हैं। इस रात उन्होंने रिजवान को समझाया बुझाया कि उसे कोई खतरा नहीं। रिजवान आमादा हो गया कि ईद के बाद वो घर चला जाएगा और दफ्तर ज्वाइन कर लेगा। अगली सुबह खबर आ गई कि एतकाफ में बैठे हुए लोग भी दहशतगर्दी का निशाना बन गए हैं। बातल और शकीला सर जोड़े बैठे थे। दोनों अपनी अपनी फाइलों का जायजा ले चुके और अब एक दूसरे की फाइलों को देख रहे थे। ये ज़रूरत इसलिए पेश आई कि दोनों के मौजूदा शिकार एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते थे। दोनों का तरीक़ेकार भी मुख्तलिफ था। शकीला को अपने शिकार की रूह का सौदा नहीं करना था। नाम रिजवान अहमद, उम्र 33 साल, गैर शादीशुदा, 5 वक्ता नमाजी और बाकायदा रोज़े रखने वाला। दुनिया में अकेला, सिर्फ 2 दोस्त, कभी लड़कियों के चक्कर में ना पड़ने वाला, रिश्वत से बचता है, बज़ाहिर बुराई में मुलव्वस नहीं है ये तुम्हारा शिकार, बातल ने कहा। और नाम सुलेमान यूसुफ, उम्र 34 साल, गैर शादीशुदा, मजहब, नमाज और रोज़े से कोई दिलचस्पी नहीं, दुनिया में अकेला, सिर्फ 2 दोस्त, लड़कियों को फंसाने में जवाब नहीं रखता, शरीफ लड़कियों को पसंद नहीं करता, शर्त लगाने और जुआ खेलने का शौकीन, तकरीबन हर बुराई में मुलव्वस, ये है तुम्हारा शिकार, शकीला ने कहा। और दोनों आपस में गहरे दोस्त हैं, बातल ने कहा। और हदायत के मुताबिक तुम्हारा काम मुकम्मल होने के बाद मैं काम शुरू कर सकूंगा। मेरे ख्याल में ये ज्यादती है। मेरा काम बहुत मुश्किल है और तुम्हारा बहुत आसान।
तुम्हारा शिकार तो समझो कि पके हुए फल की तरह है, शकीला के लहजे में शिकायत थी। बज़ाहिर तो ऐसा ही है, बातिल बोला, लेकिन मुझे हज़ार एक्सीलेंसी की बात याद है। वो मुतकब्बर आबद के मुकाबले में मुनकसर मिजाज गुनहगार से डरते हैं। मुझे डर है कि मेरा शिकार ऐसा ही होगा, चुपके से सर झुकाकर आरदी से नेकी करने वाला। देखेंगे तुम्हारा क्या इरादा है, बादल ने पूछा। लड़की की हैसियत से मैं उससे मिलूंगी। वो तरसा हुआ है, निस्वानी रूप में ही उसे दूसरी लाइन में डाल सकूंगी। उसके बाद दूसरा मरहला तो आसान है, लेकिन कैसी अजीब बात है, मुझे दोस्तों में तफरका डालना है। तफरका डालना हज़ा एक्सीलेंसी को बहुत पसंद है, मियाँ बीवी के दरमियान तो बहुत ही ज़्यादा। और तुम किस तरह काम करोगे? मैंने अभी फैसला नहीं किया, मेरे पास वक्त भी बहुत है, बातल ने कहा। तुम काम कब शुरू करोगी? पहले तो जाकर 3-4 दिन दुनिया देखूंगी, तफरी करूंगी, फिर काम शुरू कर दूंगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, आई थिंक आई दिल बी नीडिंग इट। वो चांद रात थी। सुलेमान एक कच्चे घर के दरवाजे पर दस्तक दी। बड़ी उम्र के एक साहब दरवाजे पर आए। सुलेमान बेटे, चाचा मैं आपको ईद के कपड़े देने आया हूँ। सुलेमान ने हाथ में मौजूद पैकेट उनकी तरफ बढ़ाया। बड़े मियाँ हचकचाए, बेटे ये कुछ अच्छा नहीं लगता, कैसी बातें करते हैं आप, मैं तो आपको अब्बा की जगह समझता हूँ, प्लीज ले लीजिए। बड़े मियाँ ने हचकचाते हुए कपड़ों का पैकेट ले लिया। हर साल तुम यही करते हो और हर साल करता रहूंगा, अंदर नहीं आओगे? नहीं चचा, आज काम बहुत हैं, अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा बेटे, जीते रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। सुलेमान घर चला आया। वहाँ अदनान और रिजवान मौजूद थे। चलो यार ताश खेलें, उसने दोनों दोस्तों से कहा। क्यों, शैतान आजाद हो गया, रिजवान ने तीखे लहजे में कहा। हर साल होता है, सुलेमान हंस दिया और फिर संजीदा होकर बोला, यार मैं पूरी रात जागना चाहता हूँ। जाहिर है दिन भर सोना जो है। ईद की नमाज तो तुम कभी नहीं पढ़ते, रिजवान का लहजा तंजिया था। नमाज तो इस बार भी नहीं पढ़ूंगा, मगर बहुत सवेरे जागना है और आंख खुलेगी नहीं, इसलिए सोचा है कि पूरी रात जाग लूं। क्यों, सुबह किसी महबूबा के अकेले घर में छापा मारना है? नहीं, कल अल्लाह के घर में पहरा देना है, लोग बहुत डरे हुए हैं, सुलेमान ने संजीदगी से कहा। ओह फिक्र ना करो, मैं तुम्हें जगा दूंगा, रिजवान ने खेसाए हुए लहजे में कहा। चलो फिर ठीक है, लेकिन यार से जगा देना। सुलेमान अब बहुत गौर से देख रहा था। लेकिन तुम बताओ, तुम सुबह क्या करोगे? ईद की नमाज तो घर पर होती नहीं। तंज कर रहे हो, रिजवान ने उसे घूरा। नहीं, खुदा की कसम, तुम पर तंज करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। कल मैं मस्जिद में जाऊंगा। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन रिजवान को सुलेमान को जगाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो ना सिर्फ खुद उठ गया था, बल्कि रिजवान और अदनान को भी उसी ने जगाया था। तीनों दोस्त नमाज के लिए तैयार हो गए। वो नमाज पढ़ने के लिए और एक नमाज ना पढ़ने के लिए। यार वो जो नया सूट तुमने खरीदा था वो क्यों नहीं पहनते? अदनान ने सुलेमान को टोका। कौन सा नया सूट? वही जो मेरे साथ ही खरीदा था, वो मेरा तो नहीं था। हर साल तुम कपड़े खरीदते हो मगर ईद के दिन पहनते नहीं, ये क्या चक्कर है? एक साहब हैं, वो हर साल मुझे पैसे देते हैं कि मैं उनके लिए कपड़े खरीद लाऊं। सुलेमान ने जल्दी से कहा। मैं अपने लिए तो नए कपड़े ला ही नहीं सकता। क्यों भाई? अदनान ने पूछा। रिजवान खामोशी से सुन रहा था। रोजा जो नहीं रखता, सुलेमान के लहजे में खफीफ सी उदासी थी। और ईद तो रोजेदारों के लिए अल्लाह का इनाम है, मैं इसका हकदार कहाँ? आज भी ये ड्यूटी नहीं देनी होती तो मैं इस वक्त सो रहा होता। अदनान भी उदास हो गया था, मगर रिजवान मुस्कुरा रहा था। पूरे ड्रामे हो यार, एक्टिंग बड़ी जोरदार करते हो। बस यार काम चला लेता हूँ, सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा है तो रोजे क्यों नहीं रखते? अदनान ने कहा। कभी दिल में सच्ची और शदीद ख्वाहिश उभरी तो जरूर रखूंगा। सिर्फ फर्ज पूरा करने के लिए नमाज रोजा नहीं कर सकता। मैं फर्ज में भी मोहब्बत का कायल हूँ। ये भी ठीक है, रिजवान ने तंजिया लहजे में कहा। वो अजीब नमाज़ी ईद थी। लोग सहमे हुए थे। हर शख्स बिला इरादा दाएं बाएं देख रहा था। सुलेमान और उसके साथ 5 लड़के हाथ में खुद का असला उठाए पहरा दे रहे थे। इतने में अखबारी फोटोग्राफर आ गया और मसला लड़कों की तस्वीरें बनाने लगा। इसके नीचे कैप्शन देना, ये वतन अजीज ममलकत खुदादाद का मंजर है, देखो उसे जो दीदा इबरत निगाह है। क्या उसके बाद हम सर उठाकर बातल की आंखों में आंखें डालकर जिंदा रह सकते हैं? फोटोग्राफर ने कुछ नहीं कहा। कोई आंख नहीं देख सकती थी, लेकिन वहां हजारों शयातीन जमा थे। वो सब खुश थे, कहके लगा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। उनके लिए भी वो ईद का दिन था। अहले ईमान वालों के मुल्क में गैर महफूज थे, 2 पहरे में नमाज अदा कर रहे थे। ईद के तीसरे दिन
निसफ शब के करीब रिजवान अपने फ्लैट में वापस आ गया। अदनान और सुलेमान उसे छोड़ने आए थे। कहो तो हम रुक जाएं, सुलेमान ने कहा। रिजवान का दिल तो यही चाह रहा था कि वो अब भी खौफजदा था, मगर घर में रहना था तो खौफ को इसी वक्त ज़ाहिर करना जरूरी था। नहीं शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं। तो कल दफ्तर आ रहे होना? हाँ, इंशाल्लाह सुबह ही पहुंच जाऊंगा। अदनान और सुलेमान के जाने के बाद रिजवान ने बिस्तर लगाया और उस रोज काफी सर्दी थी। वो लिहाफ ओढ़ कर लेट तो गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे अब भी उन लड़कों की साथियों की तरफ से जान का खौफ था। कोई 1 घंटे के बाद इतलाई घंटी बजी तो उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसने घड़ी में वक्त देखा, 2 बजे थे। इस वक्त कौन आ सकता है? हो ना हो ये वही लड़के हैं और मुझे खत्म करने आए हैं। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि जाकर शीशे के सुराख से झांक ही ले, मगर जब घंटी तो उतर से बजती ही रही तो उसे उठना ही पड़ा। मगर उसका हाल ये था कि उसके जिस्म की बेद मजनू की तरह लर्ज रहा था, दांत भी बज रहे थे और इसमें सर्दी का इतना दखल नहीं था जितना खौफ का था। वो दबे पांव दरवाजे तक गया और शीशे के सुराख से झांका। बाहर बल्ब की वजह से तेज रोशनी थी। दरवाजे पर मौजूद हस्ती को देखकर उसके देवता कूच कर गए। रोशनी इतनी ही थी कि नजरों के धोखे का कोई सवाल ही नहीं था। वो हकीकत थी। बाहर एक बेहद हसीन और नौजवान लड़की खड़ी थी। रिजवान अब भी दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं थी। कौन है? क्या बात है? उसने किसी पर्दा नशीन औरत के से अंदाज में कहा। दरवाजा खोलिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मुतरन्नम आवाज में कहा गया। क्या मसला है? आप सुबह आ जाइएगा। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। इस बार रिजवान को एहसास हुआ कि लड़की की आवाज में बुला की सेक्स अपील है। आप सुबह आइएगा। सुबह तक तो मैं शायद जिंदा भी ना रहूं, लड़की गड़गड़ाई। तो फिर उसने आखिरी बार किया। आप कैसे मर्द हैं कि डरते हैं और एक जरूरतमंद लड़की के काम नहीं आते? आवाज से तो मर्द ही लगते हैं। ये सुनकर रिजवान का खून जोश मार गया और उसने बेसोचे समझे दरवाजा खोल दिया। अपनी इस बेवकूफी पर वो बाद में करता रहा कि अगर लड़की के पीछे मसला लड़के होते तो क्या होता। बहरहाल शुक्र का मकाम ये था कि ऐसा नहीं हुआ। सुराग से देखना और बात थी, मगर उस लड़की को रूबरू देखकर तो रिजवान की सांसें रुकने लगी। लड़की के चेहरे पर और आंखों में वहशत थी। वो मलजगा सा लिबास पहने दुपट्टा मौजूद नहीं था। सीने के जीरो बम से और फूली हुई सांसों से अंदाजा होता था कि वो बहुत दूर से भागती हुई आई है। रिजवान सोच में पड़ गया। रात के 2 बजे कोई लड़की भागती हुई इस हाल में किसी के दरवाजे पर आए तो सूरत हाल बहुत ज्यादा संगीन ही होती है। लगता है आप तो मुझे अंदर आने को भी नहीं कहेंगे, लड़की ने कहा और उसे धकेलते हुए फ्लैट में घुस आई। प्लीज दरवाजा बंद कर दीजिए, उसने मतलब जाना लहजे में कहा। रिजवान ने खुद कार अंदाज में दरवाजा बंद कर दिया और चटकनी चढ़ा दी। लड़की ने वादे तौर पर सुकून की सांस ली। आइए, रिजवान ने कहा और फिर वह उसे अपने सोने वाले कमरे में ले आया। लड़की कुर्सी पर बैठ गई। उसने कमरे का जायजा लिया। कमरे में एक ही बेड था। खुला हुआ लिहाफ बेड पर पड़ा था। लिहाफ काफी बड़ा था। अब बताइए। मैं बेसहारा लड़की हूँ। चंद दिन पहले मैं करोड़पति बाप की औकलौती औलाद थी। फिर मेरे माँ और बाप कार के एक हादसे में जान बहक हो गए। अब कुछ लोग कारोबार और जायदाद की वजह से मेरे पीछे पड़ गए हैं। मुझे अफरा तफरी में घर छोड़कर भागना पड़ा। वो मेरे पीछे लगे हुए थे। यूं मैं आपके दरवाजे तक आ गई। वो कौन लोग हैं? तुम्हारे दुश्मन। उनसे मेरा खून का रिश्ता है, मेरे चचा और चचेजाद भाई। उन्होंने तुम्हें यहाँ आते हुए तो नहीं देखा। इस इलाके तक तो वो मेरे पीछे आए थे। उसके बाद मेरा ख्याल है कि मैंने उन्हें गुंचा दे दिया। सवाल ये है कि इस सिलसिले में मैं क्या कर सकता हूँ? कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लड़की ने कहा, लेकिन कम से कम मुझे पनाह तो दे सकते हैं। मैं अकेला हूँ। पड़ोसियों को तुम्हारी मौजूदगी का पता चल गया तो मेरा हशर खराब कर देंगे। कुछ नहीं होगा, वो मुझ पर छोड़ दें। रिजवान ने चौंक कर उसे गौर से देखा। अभी चंद लम्हे पहले वो खौफजदा थी और अब इतने एतमाद से बात कर रही थी। ये क्या मुअम्मा है? आखिर तुम्हारी नजर अनायत इसी फ्लैट पर क्यों पड़ी? किसी फैमिली वाले फ्लैट में भी तो जा सकती थी। आपके फ्लैट का नंबर 6 है और ये मेरा लकी नंबर है। सब खराफात है, ज़ईफुल एतकादी तो हिम्मत, रिजवान ने झंझलाकर कहा। नहीं, ये सच है। खैर तुम किसी वहम में ना रहना। सुबह सवेरे ही मैं तुम्हें फ्लैट से निकाल बाहर करूंगा। रिजवान ने उस एतमाद से चिढ़ गया। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। बस तो सो जाओ, मुझे सुबह दफ्तर भी जाना है। लाइट ऑफ कर दो। जी कर दें। रिजवान ने लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब रोशन किया और अपने बिस्तर पर आ लेटा।
तकिए 2 थे, उसने एक तकिया लड़की को दे दिया। वो सोफे पर सिमट कर लेट गई। रिजवान ने आंखें बंद कर ली। नींद अब भी आंखों से कोसों दूर थी, लेकिन बहुत बड़ा फर्क पड़ गया था। पहले वो मर जाने की हद तक खौफजदा था, मगर लड़की के आने के बाद खौफ का नामो निशान भी नहीं रहा था, बल्कि तबीयत हशाश बशाश हो गई थी। वो सोच रहा था कि यह जादू होता है औरत में। उसका कभी किसी औरत से वास्ता ही नहीं पड़ा था और लड़कियों से तो वो बचता रहा था, मगर अब इस लड़की को देखने के बाद वो मुख्तलिफ अंदाज में सोच रहा था। वो दीवार की तरफ मुंह करके सोने का आदी था, मगर लड़की को देखने की खातिर उसने करवट बदल ली। वो हाथों में झुर्री बनाकर चुपके चुपके लड़की को देखता रहा। उसके जिस्म के मुख्तलिफ नजरियों से देखना उसके लिए एक नया और हैजान अंगेज तजर्बा था। सिर्फ एक लम्हे को उसे ये ख्याल आया कि यह बहुत बुरी हरकत है, मगर फिर शौक ने इस ख्याल को निगल लिया। उससे निगाह हटाई ही नहीं जा रही थी और फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी सांसें और धड़कन की लय मामूल से बहुत तेज हो गई है। देर तक ये आंख मचोली चलती रही। वो सोने और जागने के दरमियानी कैफियत में था। फिर वो चौंका। कमरे में तब्दीली का एहसास बहुत वादे था। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, फिर उसकी समझ में आया कि लड़की पर सर्दी की वजह से थरथरी चढ़ी हुई है। उसी लम्हे पहली बार उसकी समझ में आया कि किसी का एहसास कैसे होता है, और शायद ये बात औरत के लिए मखसूस है। अभी उसे मिले 1 घंटा भी नहीं हुआ था, मगर उसकी तकलीफ के लिए ख्याल से तड़प गया था। उसने लिहाफ उल्टा, बाहर काफी सर्दी थी। उसे शर्मिंदगी होने लगी। उसका तर्ज अमल गैर इंसानी था। वो बिस्तर से उठा और सोफे की तरफ बढ़ा। सुनो, उसने लड़की को पुकारा। जी, लड़की की आवाज़ बिल्कुल नहीफ थी। तुम्हें बहुत सर्दी लग रही है, शायद मुझे बुखार है। मैं शर्मिंदा हूँ, रिजवान ने बेहद खलूस से कहा। तुम बिस्तर पर चली जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। नहीं, मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकती। वैसे भी रात भर की मेहमान हूँ, सुबह को तो आप मुझे निकाल ही देंगे। इस सिलसिले में सुबह बात करेंगे, इस वक्त तो मेरी बात मान लो। ये मुमकिन नहीं कि इतनी सर्दी में अपने घर में बिस्तर होते हुए आप ठठरते रहें और मैं गर्म बिस्तर में सो जाऊं। लड़की के लहजे में कतियत थी। प्लीज, रिजवान घबराने लगा। लड़की सोच में पड़ गई। उसका जिस्म बुरी तरह लर्ज रहा था। फिर उसने कपकपाती आवाज में कहा, ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। मैंने सुने बगैर तुम्हारी शर्त मान ली, रिजवान ने कहा। तो आप भी लिहाफ में ही सो जाएंगे, लड़की ने नजरें झुकाए हुए कहा। रिजवान सिर्फ एक लम्हे को हचकिचाया। आ जाओ, उसने कहा। लड़की उठकर बिस्तर में आ गई। कुछ रिजवान दूसरी तरफ सिरका, कुछ लड़की भी सिमटी सिमटी सी थी, लेकिन इतना फासला होने पर भी रिजवान को अपने जिस्म में कैफो सरूर दौड़ता हुआ महसूस हो रहा था। चंद मिनट बाद उसका जी चाहने लगा कि लड़की और करीब आ जाए, और वो खुद करीब नहीं होना चाहता था और लड़की से कहना भी नहीं चाहता था। वो चंद लम्हे सोचता रहा और फिर उसने कहा, मैं इस तरफ से खुल गई होगी, लिहाफ इतना बड़ा भी नहीं, सोफे से तो बेहतर ही है, लड़की ने बेमुश्किल कहा। सर्दी से उसके दांत बज रहे थे। रिजवान को एक और जवाब मिल गया, मगर तुम पर तो लर्जा चढ़ा हुआ है, दांत बज रहे हैं। इस तरफ आ जाओ और इस साइड से लिहाफ लपेट लो। लड़की और अंदर आ गई और अब उसके जिस्म की आंच रिजवान को महसूस हो रही थी। उसका जी चाह रहा था कि हाथ बढ़ाकर उसे छू ले। दूसरी तरफ लिहाफ में भूचाल सा आया हुआ था। तुम पर तो अब भी लर्जा चढ़ा हुआ है, उसने कहा। मजबूर हूं, इस पर काबू पाना मेरे बस में नहीं। आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो मैं लिहाफ से निकल जाऊं। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तशवीश की वजह से पूछ रहा था, रिजवान ने कहा। मुझे बुखार है। मैं क्या करूं, लिहाफ तो और है नहीं, रिजवान ने परेशानी से कहा। एक और सूरत है, मगर मैं नहीं चाहती कि आप मुझे बुरी लड़की समझे। मैं तुम्हें बुरा समझ ही नहीं सकता। इंसानी जिस्म से ज्यादा गर्मी किसी और चीज में नहीं होती, लड़की ने कपकपाती हुए आवाज में कहा। रिजवान को इस बात का मफहूम समझने में चंद तवील लम्हे लगे। उसके बाद उसका जिस्म यूं कपकपाया जैसे उसे भी बुखार चढ़ गया हो। फिर उसने शैतान को वहशत भरे अंदाज में खींच कर खुद से लिपटा लिया। आंख खुलते ही रिजवान ने घड़ी में वक्त देखा और हड़बड़ाकर उठ बैठा। 10 बज चुके थे और उसे दफ्तर भी जाना था। वो लिहाफ उलट कर बाहर निकला तो उसे लड़की नजर आई। वो बेसुध सो रही थी। दिन की रोशनी में उसका हुस्न और भी जहद शिकन लग रहा था। वो चंद लम्हे ललचाई हुई नजरों से उसे देखता रहा, फिर दफ्तर के ख्याल से बाथरूम की तरफ लपका। वह बाथरूम से बाहर आया तो लड़की जाग चुकी थी। आपके यहाँ तो नाश्ते का सामान भी नहीं, उसने शिकायतन कहा। मैं नाश्ता बाहर ही करता हूँ, रिजवान ने शर्मिंदगी से कहा।
अभी मैं कुछ लेकर आता हूँ, दफ्तर को भी देर हो रही है। रिजवान नाश्ते का सामान ले आया। लड़की उदास बैठी हुई थी। उसने रिजवान को देखते ही कहा, अब मैं जाऊं? अब तुम नाश्ता करो, मैं दफ्तर से आऊंगा, फिर बात करेंगे। आप नाश्ता नहीं करेंगे मेरे साथ? नहीं, पहले ही देर हो चुकी है। रिजवान दफ्तर पहुंचा। रास्ते में उसका जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। दफ्तर पहुंचकर उसने ड्यूटी ज्वाइन करने की बजाय मजीद 15 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। आफाक साहब हैरत से उसे देखते रहे, लेकिन कुछ कहा नहीं। अदनान और सुलेमान पहले ही दफ्तर पहुंच चुके थे। रिजवान के पास जा बैठा। क्या चक्कर है भाई? सुलेमान ने पूछा। मैं खतरे में हूँ, मुझे ये शहर छोड़ना पड़ेगा, रिजवान ने कहा। उस वक्त मुझसे कुछ ना पूछो। हाँ यार, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कुछ पैसे चाहिए? सुलेमान ने पूछा। कम से कम 2000। मैं कुछ करता हूँ, सुलेमान ने उठते हुए कहा। रिजवान एक लम्हे को भी नहीं सोचा कि वो हमेशा झूठ बोलने से हत्तल मुकान बचता रहा है। अब कितनी रवानी से झूठ पर झूठ बोले जा रहा था, मगर बात ही ऐसी थी। उसने सोचा कि रात के मामलात के बाद वो इस लड़की को खुद से दूर करने का सोच भी नहीं सकता, जिसका नाम तक उसे मालूम नहीं था, मगर वो ऐलानिया तौर पर उसे अपने साथ भी नहीं रख सकता था। इस मसले का कोई हल था भी नहीं, कम से कम फिलहाल नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि 15 दिन की छुट्टी ले ली जाए। इस दौरान में मुमकिन है कि कोई हल सूझ ही जाए। ये बाहर जाने का शोशा छोड़ना उस लिए भी जरूरी था कि उसके बगैर अदनान और सुलेमान से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता था। और सुलेमान को वो जानता था कि वो लड़कियों के मामले में बहुत खतरनाक आदमी था। रिजवान नहीं चाहता था कि सुलेमान का उस लड़की से आमना सामना हो। जोहर की नमाज का वक्त निकल गया और उसे पता ही नहीं चला। पता चल भी जाता तो क्या था, वो नमाज पढ़ ही नहीं सकता था। उसे तो एहसास नहीं हुआ, मगर सुलेमान ने उसे टोक दिया। क्या बात है, तुमने नमाज नहीं पढ़ी? परेशानी में ख्याल ही नहीं रहा। कमाल है, इतनी परेशानी लग तो नहीं रही। सुलेमान ने पुर ख्याल लहजे में कहा। हाँ, है जानी कैफियत लगती है तुम्हारी। इस लम्हे रिजवान को सुलेमान बहुत बुरा लगा, बल्कि उसे उससे नफरत महसूस हुई। वो खतरनाक हद तक समझदार और चालाक था। रिजवान को छुट्टी मिल गई। सुलेमान ने पैसों का बंदोबस्त किया। रिजवान दफ्तर से निकल आया। घर जाते हुए उसने घर के लिए पहली बार सौदा खरीदा। वो जीने पर था कि सामने वाले फ्लैट के शमस साहब मिल गए। मियाँ क्या बात है, पड़ोसियों को भी खुशी में शरीक नहीं करते? उन्होंने छूटते ही शिकायत की। मैं समझा नहीं, रिजवान ने बौखला कर कहा। अरे मियाँ, शादी करके ले आए और हमें बताया भी नहीं। शादी? रिजवान बौखला गया, मगर ये बात उसकी समझ में आ गई और वह संभल गया। वक्त ही कहाँ मिला जनाब, रात की ही को तो हम वापस आए हैं, उसने कहा। ये तो है, खैर मुबारक हो। शमस साहब से पीछा छुड़ाकर वो ऊपर आ गया। अपने फ्लैट के दरवाजे को देखकर उसे अपनी बेपरवाही पर गुस्सा आने लगा। उसे बाहर से ताला लगाकर जाना चाहिए था। उसने डोर बेल बजाई। लड़की ने दरवाजा खोला। वो अंदर चला गया। लड़की ने दरवाजा बंद कर लिया। रिजवान ने सामान किचन में रखा और लड़की की तरफ मुड़ा। ये सामने वाले पड़ोसियों को तुमने बताया है कि तुम मेरी बीवी हो? लड़की सोगवार नजर आ रही थी तो और क्या कहती। आपने तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। यह कहकर वो बुरी तरह रोने लगी। रिजवान और बौखला गया। अब उसे किसी तरह चुप कराए। आखिर उसने उसे बाहों में समेट लिया। तुमने ठीक किया, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा था, मगर आपने बहुत बुरा किया मेरे साथ। लड़की बदस्तूर रो रही थी। मैं तो आपके पास पनाह के लिए आई थी, आपने मुझे लूट लिया। यकीन करो मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे नहीं मालूम कि वो सब कैसे हो गया। रिजवान गड़गड़ाया। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उसे कहता कि तरगीब तो उसने दी थी। मर्द की फितरत ही ऐसी है कि इस मामले में सब कुछ समझते हुए भी वो औरत को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराता, खुद ही को जाबर कबूल कर लेता है। शायद औरत को इल्जाम देना शान मर्दानगी के खिलाफ होता है। सब यही कहते हैं, लेकिन सब मर्द एक जैसे होते हैं। नादम रिजवान ने बड़ी मुश्किल से लड़की को चुप कराया। चुप हुई तो यूं हंसने बोलने लगी जैसे रोई ही नहीं हो, और उसे कोई सदमा भी नहीं था। अचानक रिजवान को एक ख्याल आया। अरे, मुझे तो तुम्हारा नाम भी मालूम नहीं। लड़की हंसते हंसते संजीदा हो गई। मर्दों को नाम में भी दिलचस्पी कब होती है। हाँ, मैं कब सोच रही थी कि लूटने वाले ने उसका नाम तो पूछ लूं। अब कैसी बातें ना करो, रिजवान ने प्यार से कहा। मेरा नाम रिजवान है और मैं शकीला हूँ। अजीब सा नाम है, पहले कभी नहीं सुना।
डैडी को मुनफरिद नाम रखने का खबर था, मगर उसका मतलब क्या है? कमाल है, इतने आसान का नाम का मतलब पूछ रहे हो। शकीला का मतलब होता है आसानी, हजम ना होने वाली। लड़की ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। रिजवान जीप सा गया, उसकी नजरें झुक गई। फिर उसने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे तो तुम दूध हजम लगी हो, किसी गलतफहमी में ना रहिएगा, शकीला ने तेजी से लहजे में कहा, और रिजवान का चेहरा तमतमा उठा। रिजवान को गए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। सुलेमान उसे बहुत मिस कर रहा था। उस शाम वो अदनान को सिगरेट खरीद रहे थे कि शमस साहब से मुलाकात हो गई। वो पान लेने के लिए आए हुए थे। कैसे दोस्त हो तुम लोग? शमस साहब ने मलाहमती लहजे में कहा। इतनी गहरी दोस्ती थी और ना सिर्फ आना जाना छोड़ दिया, बल्कि मुबारकबाद देने भी नहीं आए। सुलेमान और अदनान की समझ में कुछ नहीं आया। सुलेमान ने कहा कि मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं रिजवान की बात कर रहा हूँ। वो तो शहर से बाहर गया हुआ है। ईद के तीसरे दिन से ही आ गए थे वो। अदनान और सुलेमान ने एक दूसरे को देखा। अदनान का मुंह खुल गया। आप मुबारकबाद की बात कर रहे थे, तुम्हें नहीं मालूम रिजवान ने शादी कर ली? शमस साहब ने कहा। इस बार सुलेमान का मुंह खुले का खुला रह गया। फिर उसने संभल कर कहा, हमें मालूम नहीं। अच्छा शमस साहब, आएंगे हम लोग। अपने फ्लैट की तरफ जाते हुए अदनान ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? समझ में नहीं आता। वैसे रिजवान इस दिन बदला बदला सा लग रहा था। फिर भी ये नहीं हो सकता, अदनान ने कहा। हो तो कुछ भी सकता है यार, अब यही देख लो। रिजवान ने झूठ बोला था कि वो शहर से बाहर जा रहा है। वो झूठ नहीं बोलता। अदनान ने जल्दी से सफाई पेश की। मुमकिन है कोई बात हो गई हो और वह शादी करके फौरन ही वापस आ गया हो। नहीं, तुमने गौर नहीं किया। शमस साहब ने जिस दिन उसकी वापसी बताई है, उस रोज वह दफ्तर आया था और छुट्टी की दरख्वास्त दी थी। हाँ ये तो है, मगर यार मेरा दिल नहीं मानता। वो पहला दिन था जब उसने नमाज भी छोड़ दी। दोनों खामोशी से चलते रहे। फिर अदनान ने कहा, चलें उसके घर, सोचना पड़ेगा, मेरी समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा। रिजवान को अंदाजा हो गया कि शकीला इतनी मासूम नहीं जितनी नजर आती है। उसने मोहल्ले वालों को जिस तरह कायल किया था और मुट्ठी में लिया था, वो उसका सोच भी नहीं सकता था। उसने पड़ोसियों को बड़ी मरबूत और काबिल कबूल कहानी सुनाई थी। किसी को किसी भी किस्म का शक नहीं हुआ। नतीजा ये कि लोग बड़े सुकून से रह रहे थे। बल्कि कभी कभी तो रिजवान को ये यकीन होने लगता था कि शकीला वाकई उसकी बीवी है। पड़ोसियों का इत्मीनान अपनी जगह, लेकिन रिजवान जानता था ऐसे काम नहीं चलेगा। उसके दोस्त ऐसे मुतमिन होने वाले नहीं और उसके घर आएंगे भी जरूर। फिल वक्त वो तो ये समझ रहे हैं कि वह शहर में नहीं, मगर अब छुट्टियां खत्म होने में 1 हफ्ता रह गया है। इस अरसे में मामलात का बाकायदा बनाना ही बेहतर होगा। चुनांचे इस शाम उसने शकीला से बात करने का फैसला कर लिया। ऐसे कब तक चलेगा? चाय के दौरान में उसने शकीला से कहा, ये तो मुझे नहीं मालूम, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? शकीला ने एक लम्हे सोचे बगैर कहा। क्यों, अभी तो हम मियाँ बीवी की तरह रह रहे हैं। ये और बात है, शादी बिल्कुल मुख्तलिफ चीज। इस वक्त मुझे पनाह की जरूरत है, इसलिए गुजारा कर रही हूँ। मैं नहीं समझा, रिजवान नरम लहजे में कहा। तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? शकीला ने उल्टा उससे सवाल किया। काट कटाकर 4,500 रुपए मिल जाते हैं, और इससे ज्यादा की तो मैं एक वक्त में शापिंग करती रहूं हूं। अब तुम खुद सोच लो। दुनिया में पैसा तो सब कुछ नहीं होता, रिजवान ने दिल गिरफ्ती से कहा। दुनिया में पैसा ही सब कुछ होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें यह मुयस्सर रहा हो। इस बार शकीला के लहजे में हकारत थी। और जो तुमने कहा वो गरीबों का खास जुमला होता है, अंगूर खट्टे हैं वाली बात यह है। मैं समझा था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, और मैं चाहती हूँ कि मोहब्बत रहे। शकीला ने यूं कहा जैसे छोटे से बच्चे को समझा रही हो। देखो ना, तुमने मुझे पनाह दी, मैं मजबूर हूँ, इसलिए यहाँ रहने को तुम्हारा एहसान समझती हूँ। तुमसे कोई मुतालबा नहीं करती, मगर बीवी बनूंगी तो अपने हकूक तलब करूंगी, और जो मेयारे जिंदगी मैंने देखा है उसके मुताबिक तुमसे कुछ मांगूंगी तो वो तुम्हारी बसात से बाहर होगा। मैंने तुम्हारी बेहतरी का ख्याल रखते हुए बात की है। शकीला का कहना हुआ हर लफ्ज रिजवान की रूह पर ताजियाना बनकर लगा था। वो चंद लम्हे सोचता रहा और फिर उसने कहा, मेरी आमदनी बढ़ भी सकती है, कोशिश करो और आमदनी बढ़ा कर दिखाओ, फिर मैं देखूंगी कि तुमसे शादी कर सकूंगी या नहीं। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने गुफ्तगू का सिलसिला मुंतके कर दिया, मगर इस वक्त तक गुफ्तगू अपने मुंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी थी।
रिजवान ने शीशे के सुराख से झांका, उसका दिमाग बक से उड़ गया। दरवाजे पर सुलेमान और अदनान खड़े थे। रिजवान इस वक्त कुछ सोचने के काबिल नहीं रहा था, उसका दिमाग खाली हो गया था। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उसकी आंख बदस्तूर सुराख से लगी थी, वो जैसे पत्थर का बुत बन गया था। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि उसके दोनों दोस्त घर आ सकते हैं। उनकी नादानिश में वो तो शहर से बाहर था। इस बार सुलेमान ने डोर बेल पर उंगली रखी। घंटी की आवाज सुनकर रिजवान को चौंका दिया। उसने असरारी तौर पर दरवाजा खोल दिया। तुम? उसके लहजे में हैरत थी। सूरत हाल ये थी कि रिजवान दरवाजों के बीचों बीच खड़ा था। सुलेमान ने उसे गौर से देखा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। हमें अंदर आने को नहीं कहोगे? क्या पर्दा है? सुलेमान ने कहा। हाँ। अरे नहीं, तुम लोगों से क्या पर्दा? रिजवान ने गड़बड़ाकर कहा, फिर बड़ी तेजी से खुद को संभाल लिया। मैं तो खुद सोच रहा था कि तुम्हारी भाभी को तुमसे मिलवाने के लिए लाऊं। भाभी? अदनान ने हैरत से जाहिर की। तफसील से सब कुछ बताऊंगा, तुम अंदर तो आओ, रिजवान एक तरफ हटते हुए कहा, और वो दोनों अंदर आ गए। रिजवान ने दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने दोस्तों को ले जाकर शकीला से मिलवाया। मुबारक हो यार, अदनान ने कहा। किस्मत के धनी हो, मैं कब से कह रही हूँ कि मुझे अपने दोस्तों से मिलवाएं। शकीला ने नजरें पिए हुए कहा, मैं तो समझी थी कि दुनिया में इनका कोई दोस्त ही नहीं। आप ठीक समझी थी, सुलेमान ने सादगी से कहा। इस बेचारे का दुनिया में हमारे अलावा कोई नहीं, अकेला है ये। नाराज ना होना यार, मजबूरी थी, वरना तुम्हारे बगैर मैं कुछ करता हूँ। रिजवान ने सफाई पेश की। रहने दो, चुपके से शादी करना मजबूरी होगी, मगर शादी के बाद एक हफ्ते तक हमसे ना मिलना और फिर ये झूठ बोलना कि तुम शहर से बाहर जा रहे हो। सुलेमान ने बात अधूरी छोड़ दी। उसकी ज़हनी कैफियत अजीब हो रही थी। रिजवान सन्नाटे में आ गया कि सुलेमान को इतना कुछ मालूम है। अब कैसे जवाबदेही की जाए, कैसे बताए कि उसने झूठ क्यों बोला। शकीला ने उसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए मामला अपने हाथ में ले लिया। इनका कसूर नहीं सुलेमान भाई, उसने कहा, मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद उसने इतनी रवानी और कायल करने वाले अंदाज में झूठ बोलना शुरू किया कि कम से कम इदनान तो शर्मिंदा नजर आने लगा, मगर सुलेमान मुतमईन नहीं था। अगर आपको कोई खतरा लाहक था तब भी रिजवान को हमें बताना चाहिए था। इसमें भी मेरा ही कसूर है। इन्होंने कहा था कि आपसे मदद ली जाए, मगर मैंने मना कर दिया था। चले ठीक है, अब चाय पिला दें। शकीला चाय बनाने चली गई। रिजवान ने कहा, मुझे माफ कर दो यार, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जाओ, माफ किया, तुम भी क्या याद करोगे, सुलेमान ने अकड़ कर कहा। रिजवान के दिलो दिमाग से बोझ सा हट गया, मगर के चाय के दौरान में और वो सुलेमान से शकीला की बेतकल्फी पर कुड़ता रहा। अब उसकी समझ में आया कि असल थी वजह क्या थी। वो जानता था कि सुलेमान औरतों के मामले में कैसा जादूगर है। उसे डर तो सिर्फ शकीला पर डोरे जरूर डालेगा, इसीलिए उसने सुलेमान को खुद से दूर रखने की कोशिश की थी। थोड़ी देर के बाद सुलेमान और अदनान जाने के लिए उठ खड़े हुए। रिजवान ने सुकून की सांस ली। उसने सोचा भी नहीं था कि किसी लड़की के मामले में वो इतना तंग नजर भी हो सकता है कि दोस्तों पर भी शक करेगा। उसे शर्मिंदगी भी थी। रिजवान वाकई खुश नसीब है, उसे बहुत प्यारी बीवी मिली। रास्ते में सुलेमान ने कहा, इस कदर फैसला कुन बात मत किया करो। सुलेमान ने उसे टोका, क्या मतलब? तुम्हारी एक बात दुरुस्त है कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसे उसकी बीवी कहना गलत होगा। मैं दावे से कहता हूँ कि अभी उनकी शादी नहीं हुई। अजीब बात करते हो तुम। वो पहला मौका था कि अदनान सुलेमान से चिढ़ गया। पहले मुझे बात पूरी करने दो, सुलेमान ने बेहद लिसान से कहा, और रिजवान की खुश नसीबी का हुक्म लगाने में बहुत जल्दी की है। हाँ, अब कहो। क्या कहूँ? साबित तो ये हो रहा है कि तुम खुद जल्दबाजी में दूसरों के बारे में फैसले करते हो, अदनान बोला। खुद तुमने इतनी सी देर में कितने फैसले सादर कर दिए। मैं मुत्त की बात कर रहा हूँ। कैसे? हम रिजवान के बहुत करीबी दोस्त हैं, हमारे सिवा दुनिया में उसका कोई नहीं। वो कैसे ही अफरा तफरी में शादी करे हमें जरूर बताएगा। चलो शादी हो भी गई, वो सबसे पहले हमें मतला करेगा। यहाँ उसने हमें बताया भी नहीं, बल्कि झूठ बोला कि वो शहर से बाहर जा रहा है ताकि हम उसके घर का रुख भी ना करें। हो सकता है उस वक्त उसने शादी ना की हो, बल्कि भाभी से भी मिला भी ना हो। फिर वही शादी वही भाभी, सुलेमान चिढ़कर बोला। बहरकाफ तुम्हारी बात गलत है। उसने मुझसे 2000 रुपए सफर खर्च के लिए नहीं, घर के खर्च के लिए लिए थे, और ये शादी नहीं हुई
इसकी दूसरी दलील ये है कि रिजवान को हमारी मौजूदगी और हमारा उस लड़की से बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। तमाम वक्त उसके चेहरे पर तकद्दुर नजर आता रहा। हाँ, हम चलने लगे तो उसने सुकून की सांस ली, इसलिए कि वो तुम्हें जानता है तुम औरतों के मामले में कितने खतरनाक हो। वो ये भी जानता है कि मैं दोस्त की इज्जत पर हाथ डालने वाला नहीं, मगर मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगा। तुम ये बातें इस तरह नहीं समझ सकते जैसे मैं समझता हूँ। आदमी नाजायज तल्लुकात के मामले में इतना शक्की, हासद और तंग नजर हो सकता है, अज़दवाजी जिंदगी में नहीं। रिजवान ने शादी की होती तो वह हमें बड़े फख्र और मसर्रत से अपनी बीवी से मिलवाता, इसलिए कि आदमी अपनी बीवी पर एतमाद करता है। रिजवान को इस लड़की पर एतमाद नहीं। वो सोचता है कि जैसे वो किसी पके हुए फल की तरह उसकी झोली में आ गिरी है, किसी और की झोली में भी गिर सकती है। अब अदनान सन्नाटे किसी कैफियत में उसकी बात सुन रहा था। मुझे यकीन नहीं आता, उसने कमजोर लहजे में कहा। रही खुश नसीबी की बात तो मेरे ख्याल में बेचारे रिजवान की तबाहकारी शुरू होगी, इसलिए कि लड़की जितनी खूबसूरत है उससे ज्यादा बद करदार रिजवान के लिए मौजू नहीं। वो उसे अपने इशारों पर नचाएगी और उससे कुछ भी नहीं बचेगा। तुम बहुत सख्त बात कर रहे हो, अदनान ने एहतजाज किया। मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं औरतों के बारे में सब कुछ तो नहीं, अलबत्ता बहुत जानता हूँ। औरत की चाल ढाल, उसकी गुफ्तगू, उसके तौर तरीकों से समझ सकता हूँ, जबकि तुम इस मामले में निरे जाहल हो। तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो, महज अपने क्यास और गुमान। तुम मेरी कही हुई हर बात पर मुझसे शर्त लगा सकते हो, चाहो तो उनमें से किसी बात पर शर्त लगाकर तजर्बा कर लो। मुझे माफ रखो भाई, अदनान हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। और ये भी सुन लो कि अब तुम रिजवान को बहुत बहुत ज्यादा खराब होते हुए देखोगे। वो पहली रात थी कि रिजवान शकीला से खिंचा खिंचा था, कुछ इसलिए कि शकीला ने शर से इनकार करते हुए बहुत कड़वी गुफ्तगू की थी, उसकी तहकीर की थी, और कुछ यूं सुलेमान से इत्तफाक बरतकर उसने उसे तड़पा दिया था। उसके सीने में रकाबत की आग भड़क रही थी। बरसों का अजीज तरीन दोस्त उसे बहुत बुरा लग रहा था। शकीला ने भी ये बात भांप ली। क्या बात है, मुझसे नाराज हो? उसने रिजवान के करीब होते हुए कहा। नहीं तो रिजवान कसमसाया। मेरी कोई बात बुरी लगी? नहीं, रिजवान ने जवाब दिया, मगर उससे रहा नहीं गया। तुम मासूम हो, मेरे उस दोस्त को नहीं जानती। वो बदमाश है, औरतों के मामले में अच्छा आदमी नहीं। किसकी बात कर रहे हो? तुम जानती हो मैं सुलेमान की बात कर रहा हूँ। कमाल है, इतने अच्छे आदमी हैं वो, इतनी मोहब्बत करने वाले। शकीला ने इठलाकर कहा। मैं उसे तुमसे ज्यादा जानता हूँ। मैं तो तुम्हारे दोस्त होने के नाते उनसे हंस बोल रही थी, और ये मेरी आदत भी है। खैर, अब ऐसा नहीं होगा। मैं उनसे बात भी नहीं करूंगी और उन्हें साफ साफ बता दूंगी कि ऐसा गजब ना करना। बहरहाल वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। रिजवान गड़बड़ा गया। मैं मुनाफिक नहीं हूँ, साफ साफ बात करने की आदी हूँ। अच्छा, भूल जाओ मैंने तुमसे जो कुछ कहा। ये कोई भूलने वाली बात है? शकीला ने तुंद लहजे में कहा। तुमने मेरी तौहीन की है। अब मजबूरी के हाथों तुम्हें मुफ्त मिल गई तो तुमने मुझे गिरी पड़ी लड़की समझ लिया। तुम समझते हो कि मैं हर ऐरे गैरे की हो जाऊंगी। बहुत घटिया बात की है तुमने। तुम मुझ पर शक करते हो। अरे शकीला, मुझे माफ कर दो। रिजवान बुरी तरह बुखला गया। मेरा ये मतलब नहीं था। अब तो शकीला फूट फूट कर रोने लगी। रिजवान की बौखलाहट और बढ़ गई। उसने शकीला को लिपटा लिया। शकीला चाहती भी यही थी, मगर उस गुर्बत में भी रिजवान को असल बात याद थी। शकीला, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें इसका जवाब दे चुकी हूँ। प्लीज शकीला, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। शकीला मुस्कुराई। मैं तुम्हें वजह भी बता चुकी हूँ। मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। मुझसे मोहब्बत है तो कुछ करो, करके दिखाओ, फिर मैं सोचूंगी। वैसे ये बता दूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। उस लम्हे रिजवान ने फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है। सुलेमान की पेशगोई बहुत जल्द दुरुस्त साबित हो गई। रिजवान ने दफ्तर ज्वाइन कर लिया था, मगर वो इस हद तक बदल चुका था कि दोनों दोस्त नहीं, दफ्तर के हर फर्द को हैरत होती। किसी को यकीन नहीं आता कि इतने कम वक्त में देखते ही देखते कोई इस हद तक बदल सकता है। वो तो नेगेटिव मार्केटिंग का केस था। उसने एक खूब गंवाई थी तो उसी पर इक्तफा नहीं किया, एक बुराई भी अपनाई थी। उसने नमाज छोड़ दी और बड़े धरले से रिश्वत लेने लगा। उसके मजाज का इनकसार रुखसत होने लगा। वो मगरूर हो गया था। जल्द ही रिश्वत लेने के मामले में वो पुराने और घाक रिश्वतखोरों को पीछे छोड़ गया। दफ्तर में ज्यादा वक्त उसके मुतल्लक बातें होती थी। सुलेमान को हैरत हुई कि रिजवान की ये तब्दीली उसके लिए तकलीफ दा है।
साथ ही रिजवान के मुतल्लक तमस्खराना गुफ्तगू करते तो वो मुतशितल हो जाता, लेकिन सच्ची बात पर कोई किसी से लड़ भी नहीं सकता। चुनाचा वो जहर से के घूंट पीकर रह जाता था। अलबत्ता रिजवान पर उसे शिद्दत से गुस्सा आने लगा था। एक दिन उससे रहा ना गया तो उसने रिजवान से कहा, ये तुम्हें क्या हो गया है? क्या मतलब? रिजवान ने नजरें उठाकर उसे देखा। तुम जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ, खुलकर बात करो, मुअम्मे मेरी समझ में नहीं आते। रिजवान का वो लहजा, उसके वो तेवर भी सुलेमान के लिए नए थे। पहले वो उससे डरता था, दब कर रहता था, मगर अब वो कड़े लहजे में बात कर रहा था। बहरहाल सुलेमान को उसकी परवाह नहीं थी। ये तुमने अचानक रिश्वत लेनी शुरू कर दी है, उसने सख्त लहजे में कहा। मजबूरी है, शादी के बाद तनख्वाह में गुजारा मुमकिन ही नहीं। रिजवान ने कंधे झटकते हुए बेपरवाही से कहा, बहुत से लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं और उनसे 100 गुना लोग वो हैं जो रिश्वत ले रहे हैं। सुलेमान ने हैरत से उसे देखा। वो ऐसा तुर्की बतुर्की बात करने वाला नहीं था। मान जा यार, तू मुझसे बेहतर जानता है कि रिश्वत हराम है। एक बात बताओ, रिजवान ने सुलेमान की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम 50 गलत काम करते हो, मैंने कभी तुम्हें टोका, तो फिर तुम मुझे क्यों टोकते हो? तुमने गलत किया जो दोस्त होने के बावजूद नहीं टोका। मैं तुम्हें इसलिए टोक रहा हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। मुझे फख्र था कि मुझ जैसे बुरे आदमी को तुम जैसा नेक दोस्त मिला है। तुम्हें बुराई के रास्ते पर चलता देखकर मुझे तकलीफ होती है। अफसोस कि तुम्हें मुझसे ऐसी मोहब्बत नहीं थी और मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। मैं अपना बुरा भला खूब समझता हूँ, मुझे तुम्हारी नसीहतों की जरूरत नहीं। रिजवान के लहजे में कतियत थी। तुमने नमाज भी छोड़ दी, ये भी मेरा जाती मसला है, खुदा के सामने जवाबदेही मुझे करनी है। सुलेमान खिसा कर चुप हो गया। अदनान हमेशा की तरह खामोशी से उनकी गुफ्तगू सुनता रहा था। रिजवान के जाने के बाद, छोड़ो यार, उसे उसके हाल पर छोड़ दो, वो अपने आप में नहीं है, इसीलिए तो मैं उसके हाल पर नहीं छोड़ सकता। सुलेमान ने दुखी लहजे में कहा, मैंने कहा था ना, मुझे याद है, तुम्हारी एक एक बात दुरुस्त साबित हुई है। दिन इसी तरह गुजरते रहे। रिजवान से बदतर होता गया। अदनान का तो उससे दिल ही बुरा हो गया। सुलेमान ना होता तो वो उससे ताल्लुकात खत्म कर बैठता, लेकिन सुलेमान का कहना था कि ये रिजवान का बुरा वक्त है और दोस्त को बुरे वक्त में तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। सुलेमान को एक बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। रिजवान बड़ी बेरहमी से रिश्वत ले रहा था। इसके बावजूद वो कर्ज लेने पर भी मजबूर था। अब तक वो बहुत ज्यादा मकरूज हो चुका था। समझ में नहीं आता था कि उसका अंजाम क्या होगा। दोनों दोस्त हफ्ते में 2-3 बार शाम के वक्त रिजवान के घर चले जाते, लेकिन बहुत ज्यादा देर नहीं रुकते। अलबत्ता छुट्टी वाले दिन ऐसा होता था कि शकीला हमेशा उनकी आओ भगत करती, मगर रिजवान के अंदाज से लगता था कि उसे उनकी आमद पसंद नहीं। यार, ये शकीला भाभी तुम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, एक दिन अदनान ने सुलेमान से कहा। खतरनाक हद तक, तुम कम से कम मेरे सामने उसे भाभी ना कहा करो, सुलेमान ने चिढ़कर कहा। और उसके किरदार पर मैं पहले ही तबसरा कर चुका हूँ, मुझे याद है, और अब मैं भी कायल होता जा रहा हूँ। मैं तो इस वक्त भी शर्त लगाने को तैयार था, इसी बात से तो मुझे खौफ आया था, अदनान मुस्कुराते हुए कहा। रिजवान हर वक्त बेचैन और वहशतज़दा रहने लगा। गुज़श्ता 3 माह में उसने जी भर के रिश्वत भी ली और उस पर कर्ज का बहुत भारी बोझ भी हो गया था। उसने शकीला को मलबूसात और जेवरात के तोहफों से लाद दिया था, मगर उसके सिले में उसे सिर्फ अपने हकीर होने का एहसास मिला था। शकीला को कोई तोहफा खुश नहीं कर सका। उसके अंदाज से पता चलता था कि उससे कहीं बेहतर कीमती लिबास और जेवर वह पहन चुकी है। इस दौरान में उसने फिर शादी की बात छेड़ी। अब तो तुम देख रही हो कि मेरी आमदनी बहुत बढ़ गई, उसने शादी की फरमाइश करते हुए कहा। अंदाजन कितनी हो गई होगी, शकीला ने बेनियादी से पूछा। 30,000 समझ लो, रिजवान ने बढ़ाकर बताया। वो शकीला को शादी पर कायल करना चाहता था। इससे क्या होता है, शकीला ने हकारत से कहा। बहुत कुछ होता है, तुम देख रही हो। कुछ भी नहीं होता, तुम बंगला नहीं खरीद सकते, कार नहीं खरीद सकते, तुम्हारे घर में रंगीन टीवी तक नहीं। सब कुछ हो जाएगा, जब हो जाएगा तब शादी की बात करना। मगर मैं चाहता हूँ, मैं शादी नहीं कर सकती, शकीला ने उसकी बात काट दी। हाँ, ये कर सकती हूँ कि यहाँ से चली जाऊँ। प्लीज ऐसा ना करना, रिजवान गड़गड़ाने लगा। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, बस तो फिर शादी की बात कभी ना करना। इस अरसे में रिजवान की ख्वाहिश बहुत बढ़ गई थी, मगर शकीला अब इज्तनाब करने लगी। ये बात भी रिजवान की जंजलाहट का सबब थी।
फिर ये बात भी वाज़ेह हो गई कि शकीला सुलेमान पर खसूसियत से मुल्तफत है, बल्कि रिजवान को तो ये भी यकीन था कि वह सुलेमान ही की वजह से उससे शादी से गुरेज कर रही है। शकीला का तो वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, अलबत्ता सुलेमान से नफरत करना उसके लिए आसान था, सो वह कर रहा था। फिर कुछ अरसे से वो मोहल्ले के लोगों के रवैयों में अपने लिए खिंचाव महसूस कर रहा था। ये बात भी उलझन का बायस थी। ये मसला शमस साहब ने बराह रास्त बात करके हल कर दिया। उस रोज उन्होंने उसे नीचे ही रोक लिया। रिजवान मियाँ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है, उम्मीद है बुरा नहीं मानोगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी बात का मैं बुरा मानूंगा? बात ही ऐसी है मियाँ, शमस साहब ने गहरी सांस लेकर कहा। मैं तुम्हारी बीवी के मुतल्लिक बात कर रहा हूँ। मोहल्ले में ऐसा नहीं होना चाहिए। बीवी के हवाले पर रिजवान का माथा ठनका था, मगर मोहल्ले के हवाले पर उसका चेहरा ही फक हो गया। मैं समझा नहीं, उसने बमुश्किल कहा। मियाँ, तुम दफ्तर जाते हो तो तुम्हारे फ्लैट में लड़कों की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? रिजवान ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया। मैं नहीं, पूरा मोहल्ला ये बातें कर रहा है, शमस साहब ने सर्द लहजे में कहा। एक तुम ही हो जो बेखबर हो। लड़के आते भी हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि मतलब यही है। शमस साहब ने उसकी बात काट दी। मोहल्ले के सब लड़के खराब हो चुके हैं। कल यहाँ 2 लड़कों में मारपीट तक हो गई तुम्हारी बीवी की वजह से। एक ने दूसरे को चाकू मारा, एक अस्पताल पहुंचा और दूसरा थाने। हो सकता है थाने में वो तुम्हारी बीवी का नाम ही ले दे। रिजवान का चेहरा सफेद पड़ गया। और तो और अच्छे भले घर की भी खराब हो रहे हैं। 2 शादीशुदा अफराद भी तुम्हारे घर आने लगे हैं। अगर तुमने इस सिलसिले में कुछ नहीं किया तो तुम्हारा यहाँ रहना दूभर हो जाएगा। मैं देखूंगा शमस साहब, रिजवान ने मरी मरी आवाज में कहा। रिजवान ने शकीला से इस सिलसिले में कोई बात नहीं की। वो तो वैसे ही दफ्तर से परेशान आया था। जिस शख्स का वो 40,000 का मकरूज था, वो खासे अरसे से उस पर अदायगी के लिए दबाव डाल रहा था, मगर उस रोज उसने बड़े सख्त लहजे में बात की थी। उसने उसे 1 हफ्ते की मोहलत देते हुए कहा था कि इस दौरान उसने रकम अदा ना की तो फिर नदायत का जिम्मेदार भी वो खुद ही होगा। और रिजवान जानता था कि उस शख्स के कैसे कैसे बदमाशों से मुरासम है, वो कुछ भी कर सकता था। मसला ये था कि रिजवान इतनी बड़ी रकम यकमुश्त किसी भी तरह अदा नहीं कर सकता था। अगले रोज दफ्तर में कई बार उसने सोचा कि इस कर्ज के सिलसिले में सुलेमान से बात करे, मगर उसे हिम्मत नहीं हुई। एक तो पिछले अरसे में सुलेमान के साथ उसका रवैया भी अच्छा नहीं रहा था, दूसरे सुलेमान की इतनी हसीयत भी नहीं थी। वो दफ्तर में सिर्फ 2 घंटे रुका, फिर आफाक साहब से छुट्टी लेकर चला आया। इतलाई घंटी का बटन दबाते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि शमस साहब की बात सच साबित हो जाएगी। उसने बटन दबाया, घंटी बजी। वो साकतो सामत खड़ा रहा। दरवाजा तो नहीं खुला, मगर उसे एहसास हुआ कि शीशे के सुराख से उसे देखा जा रहा है। उसने फिर घंटी बजाई। चौथी घंटी पर कोई 3 मिनट के इंतजार के बाद दरवाजा खुला और शकीला की सूरत नजर आई। उसके चेहरे पर इत्मीनान देखकर रिजवान को सुकून का एहसास हुआ, मगर अंदर जाकर वो खोल उठा। मोहल्ले का एक लड़का घर में मौजूद था। उसकी उम्र 20 के लगभग होगी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। कौन हो तुम? रिजवान गुर्राया। अंकल, मैं शाहिद हूँ, लड़के ने बड़ी मुश्किल से कहा। लगता था किसी भी लम्हे वो बेहोश हो जाएगा। यहाँ क्या कर रहे थे? वो जी मैंने इससे साबुन मंगवाया था, शकीला ने जल्दी से कहा। जी हाँ, लड़का हकलाया। साबुन तो घर में मौजूद था, रिजवान ने सख्त लहजे में कहा। शकीला ने लड़के को आंख का इशारा किया। वो खिसक लिया। नहीं था, शकीला ने रिजवान से कहा। घर के बारे में मुझसे ज्यादा मालूम है या तुम्हें? यही तो रोना है कि घर के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, रिजवान ने बनाकर कहा। तुम क्या समझ रहे हो इस लड़के के बारे में? शकीला भी तेज हो गई। वही जो समझना चाहिए। बहुत घटिया आदमी हो, पूरा मोहल्ला यही समझ और कह रहा है। तो तुम सब घटिया हो, तुम्हारी सोचें ही अच्छी नहीं, गंदे जहन के हो सबके। तुम दूसरों के जहन और सोचों को नहीं, अपने अमल को देखो। इस रोज वो खूब लड़े। उनके दरमियान बोल चाल बंद हो गई। दोनों ने रात का खाना भी नहीं खाया। सुबह भी उनके दरमियान बात नहीं हुई। रिजवान बगैर नाश्ते के दफ्तर चला गया। दफ्तर से वापस आया तो घर के दरवाजे पर लगा ताला उसका मुंह चढ़ा रहा था। वो सन्नाटे के आलम में खड़ा ताले को देखता रहा। जहन में आंधियां सी चल रही थी। वो जान गया कि शकीला उसे छोड़कर चली गई। उसकी मोहय्यत उस वक्त टूटी जब सामने वाले फ्लैट का दरवाजा खुला और शमस साहब निकले। उसके सलाम का जवाब देने के बाद उन्होंने उसकी तरफ चाबी बढ़ाई। ये तुम्हारी बीवी दे गई थी।
कुछ कहा तो नहीं था? रिजवान ने चाबी लेते हुए पूछा। बस इतना कह गई कि मेके जा रही हूँ। ये भी कहा था कि अब कभी नहीं आएगी। शमस साहब ने बताया। फिर उसका हाल देखकर तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा, मियाँ गम ना करो, जिल्लत की जिंदगी के मुकाबले में इज्जत की मौत बेहतर है, और ये तो फिर मौत नहीं जुदाई है। रिजवान का बस चलता तो वह जमीन में गड़ जाता। वो जल्दी से पलटा, ताला खोला और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। घर साए साए करता मालूम हो रहा था। उसे वहशत होने लगी। फिर एक ख्याल के ज़ैरे असर उसने अलमारी खोली। अलमारी में उसके कपड़ों और जरूरी चीजों के सिवा कुछ भी नहीं था। उसने शकीला को कपड़े, जेवर, परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स जो कुछ भी लाकर दिया था गायब था। साथ में उसका सूटकेस भी ना था। उसका दिल तलखी से भर गया। करोड़ोंपति बाप की बेटी जिसने उसकी लाई हुई कीमती चीज को भी दर और एतना नहीं समझा था, उनमें से कोई भी चीज छोड़ कर नहीं गई। वो उसके घर में 3 कपड़ों में आई थी, लेकिन उसके दिए हुए तोहफे से भरा सूटकेस लेकर गई थी। रिजवान को और किसी चीज का अफसोस तो नहीं था, मगर रह रह कर जेवरात का ख्याल आ रहा था। जेवरात होते तो वो उन्हें बेचकर वो कर्ज चुका सकता था, जिसकी अदायगी का खतरा उसके सर पर तलवार की तरह लटक रहा था। वो अजीब सी कैफियत में बिस्तर पर पड़ा, सोचता और खुद को टटोलता रहा। उसे शकीला के जाने का दुख था, इसलिए नहीं कि उसे शकीला से मोहब्बत थी, इसलिए कि उसने उसकी मर्दानगी को ठेस पहुंचाई थी। उसे बेवकूफ बनने का एहसास ता रहा था। ये बात अब उसकी समझ में आई थी कि वह शकीला से मोहब्बत तो कर ही नहीं सकता था। पिछले अरसे में यह ख्याल कहीं उसके लाशऊर में छुपा रहा था कि जो लड़की इतनी सहलल असूल हो, उसका किरदार अच्छा और काबिल इतबार नहीं हो सकता। अब वो जान गया था कि उसने कभी शकीला की इज्जत नहीं की थी, और अब सबसे ज्यादा उसे इस बात का दुख था कि उसमें घर में रहते हुए वो बदकारी करती रही, और अब वो मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। आखिर वो सब तो उसे उसकी बीवी ही समझते थे।